हेलो हेलो माइक चेक। आ जाइए, वीडियो को शेयर करते रहिए, स्टूडेंट्स को बताते रहिए, जल्दी जल्दी इकट्ठा हुई है और फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। गुड आफ्टरनून रुचिरा एंड रोली, गुड आफ्टरनून कल्पना, गुड इवनिंग कल्पना, गुड आफ्टरनून दिव्या, गुड इवनिंग रोली, गुड इवनिंग। चलिए रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ना शुरू किया था हमने। यूनिट 2 पोएट्री स्टार्ट की थी हम लोगों ने। प्री चौसेरियन एंड द एज ऑफ चौसर पढ़ना शुरू किया था और सबसे पहले हमने कुछ बेसिक्स से पढ़ना स्टार्ट किया था जिसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री को पढ़ा था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्टांजा पढ़े थे। टाइप्स ऑफ स्टांजा पढ़ने के बाद हमने प्री चौसेरियन एज को पढ़ा था। बहुत कुछ है नहीं इसमें पढ़ने को, लेकिन एक दौर गुजर रहा था ट्रांजिशन से, उसको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था ताकि हम चौसर एज ऑफ चौसर को समझ पाएँ। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि किस तरह से एंग्लो सेक्शंस के आने से ओल्ड इंग्लिश पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। और फिर हमने बताया था वहाँ से कई सारी बातें कि वहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता था, राइम के अलावा पॉजेस का यूज़ करते थे, और जो कविताएँ थी वो सिर्फ चुनिंदा थीम्स पर लिखी जाती थी, जैसे कि हीरोइज्म, रिलीजन और हार्शनेस ऑफ लाइफ पर। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में सबसे नोटेबल रचनाओं में से हमने दो तीन नाम आपको बताए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम बेवुल्फ था। राइटर हमें पता नहीं है कौन है, ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट वही है। फिर अर्ली मिड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हुआ। ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से माना जाता है 1066 से, जब फ्रेंच इन्फ्लुएंस आ गया था समाज के ऊपर और भाषा के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जो भाषा इवॉल्व हुई उसे मिडिल इंग्लिश कहा गया। इसमें भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन राइम करना शुरू कर चुके थे पोएट्स, ठीक है। और जो कविताएं थी वो उनकी जो थीम्स थी वो थोड़ी आगे बढ़ी। अब प्यार के बारे में, शिवेलरी के बारे में, रिलीजियस डिवोशन के बारे में कविताएं लिखी जाने लगी थी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट और नोटेबल वर्क्स के बारे में हमने आपको बताया था, जैसे द आउल एंड द नाइटिंगेल के बारे में बताया था। इसके अलावा ब्रट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रट थी, इसका इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी हमने पढ़ा था। फिर हमने एज ऑफ चौसर पढ़ना शुरू कर दिया था। आपको बताया था कि एज ऑफ चौसर जो है वो रफली 1340 से 1400 तक जाती है, ठीक है। और उसमें हमने एज ऑफ चौसर का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था और 4 घटनाओं का जिक्र हमने आपसे किया था एज ऑफ चौसर की, जिसने इन्फ्लुएंस किया था उस दौर के लिटरेचर को, जिसमें द ब्लैक डेथ, वो प्लेग की बात, 100 ईयर, उसका बताया था आपको, चर्च और रिलीजन के बारे में। इसके अलावा कुछ लिटरेरी फीचर्स हमने आपको बताए थे कि आम बोलचाल की भाषा जो है उसका उदय हुआ है, एलिगोरी और सिंबलिज्म का इस्तेमाल करते थे। आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल चौसर ने करना शुरू किया था, जिसने आगे शेक्सपियर तक को इन्फ्लुएंस किया है। इसके अलावा सोशल इन्फ्लुएंस पढ़ा था इसका कुछ भाषा पर, सोशल कमेंट्री पर, लेगेसी पर। फिर हमने कवि पढ़ना शुरू किए थे चौसर के, और हमने चौसर ही पढ़ना शुरू किया था, जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर की बायोग्राफी, उनका अर्ली लाइफ, उनका करियर हमने पढ़ लिया था। आज उनकी पर्सनल लाइफ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून हैरी, आई एम फाइन। गुड इवनिंग कीर्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। चौसर मैरिड फिलिप्पा रॉयट। चौसर ने शादी की थी भैया फिलिप्पा रॉयट नाम की एक महिला से, ठीक है। अ लेडी इन वेटिंग टू द क्वीन। अब चौसर के बारे में हमने कल आपको बताया था कि चौसर जो है वो भैया एलिजाबेथ जो कि काउंटेस थी, उनके यहाँ पर एज अ पेज स्टार्ट किए थे अपना करियर। फिर वहाँ से धीरे धीरे उनके सोशल कनेक्शंस बनने शुरू हुए। जब सोशल कनेक्शंस बनने शुरू हुए
तो भैया चौसर की शादी फिलिप्पा रॉयट नाम की एक महिला से हुई, जो रानी की, उस दौर में जो रानी थी उनकी लेडी इन वेटिंग थी। एंड दे हैड सेवरल चिल्ड्रन, कई बच्चे हुए इनके। अब लेडी इन वेटिंग जो है, इसको समझ लेंगे कि लेडी इन वेटिंग क्या है। लेडी इन वेटिंग देखिए, वैसे तो दास, नौकरानी, पर्सनल असिस्टेंट्स, है ना, इस तरह से समझाया जाता है, लेकिन इतने हल्के में नहीं लेंगे लेडी इन वेटिंग को। लेडी इन वेटिंग को अगर हम मॉडर्न टाइम से कंपेयर करेंगे तो लेडी इन वेटिंग लिटरली पीसीएस ऑफिसर लेवल का कोई अधिकारी बैठेगा, ठीक है। तो लेडी इन वेटिंग का काम होता था रानी की दिनचर्या को लेकर सारे वो बनाने, प्लान्स बनाने कि उनको किनसे मिलना है, किनसे मीटिंग है, जो एक तरह से असिस्टेंट काम करता है। दोस्त होती थी ये रानी की बहुत अच्छी, बहुत इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होती थी लेडी इन वेटिंग, बहुत इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि पूरे दिन आपको रानी के साथ रहना है, उनके मन में क्या चल रहा है सब आपको पता होता था। तो लेडी इन वेटिंग अभी के दौर में पीसीएस ऑफिसर तक का कोई ऑफिसर बैठेगा, इनको घर मिलता था, महल मिलता था रहने के लिए लेडी इन वेटिंग को, ठीक है। तो और ये यूजुअली किन्हीं अधिकारियों की बीवियाँ होती थीं, या किसी ड्यूक की बीवी है, या किसी अर्ल की बीवी है, यानी कुलीन वर्ग से ही संबंध रखती थी, या अपर मिडिल क्लास से तो रखती थी, ठीक है। तो कोई वैसी कोई वो नहीं थी कि कमलाबाई टाइप कोई नौकरानी, इस तरह से नहीं हुआ करती थी लेडी इन वेटिंग। अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी, इनकी जिम्मेदारियां यंग प्रिंसेस को पढ़ाना, उनको ट्रेन करना, ये सारी जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर हुआ करती थी, ठीक है। तो चौसर की शादी एक अच्छी महिला से हुई। His varied experiences and observations of different social classes, इनके अलग अलग अनुभव और ये जो ऑब्जर्वेशन करते थे अलग अलग सोशल क्लासेस का और ऑक्यूपेशंस का, डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग। इन्होंने, इन सारे अनुभवों ने इनकी राइटिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके मेजर वर्क्स की। द कैंटरबरी टेल्स, बस यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस आदमी का, और इतना अच्छा है कैंटरबरी टेल्स कि आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, कैंटरबरी टेल्स को, ठीक है। 24 कहानियाँ हैं इसमें, और कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं कि मतलब क्या ही बताएं आपको, कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। चलिए ओवरव्यू पढ़ते हैं कैंटरबरी टेल्स का। अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज, ये 24 कहानियों का कलेक्शन है कैंटरबरी टेल्स में। कितनी कहानियाँ हैं? 24 कहानियाँ हैं। प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ अ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट, और इन्हें प्रेजेंट किया गया है कि कहानी सुनाने का एक कॉन्टेस्ट है, बाय अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, श्रद्धालुओं के एक, तीर्थ यात्रियों के एक समूह के द्वारा, ट्रैवलिंग टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट, जो जा रहे हैं सेंट थॉमस बेकेट के श्राइन पर, ठीक है, कैंटरबरी में। तो ये 28 वो हैं तीर्थयात्री, तो ये 28 तीर्थयात्री निकले हैं यात्रा पर, और ये कहा गया कि सब एक एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके कहानी सुनाना शुरू करते हैं। इसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग किरदार हैं, और अलग अलग किरदार अलग अलग कहानी सुनाता है। हर एक किरदार अपनी एक कहानी में किसी दूसरे किरदार की बेइज्जती करता है, उसके जैसा कोई कैरेक्टर ले आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यापारी है उसमें, उन 28 लोगों में, तो एक कहानी को किरदार सुनाएगा जिसमें व्यापारियों की बेइज्जती हो रही होगी। तो जब वो व्यापारी कहानी सुनाएगा, और जिसने कहानी सुनाई थी पहले वो मान लीजिए पादरी था, तो अब वो जो अपनी कहानी सुनाएगा उसमें पादरियों की बुराई करेगा। तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत ही प्यारी ये इनका वर्क है, द कैंटरबरी टेल्स। ईच पिलग्रिम प्रेजेंट्स अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ मेडिवल सोसाइटी। हर, थैंक यू सो मच DK साहित्य अकेडमी, मीन्स अ लॉट। तो हर पिलग्रिम जो है वो अलग अलग सेगमेंट को दर्शा रहा है, अलग अलग सोसाइटी के, जो उस मिडिवल पीरियड में थी सोसाइटीज़, ऑफरिंग अ कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लैंड। जब आप इन 24 कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको 14वीं शताब्दी के इंग्लैंड की एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर नजर आएगी अपने सामने कि ओ ऐसा था समाज, ठीक है, ऐसा हुआ करता था उन कहानियों के जरिए। स्ट्रक्चर एंड थीम्स। द वर्क बिगिंस विद द जनरल प्रोलॉग। कैंटरबरी टेल्स शुरू होता है जनरल प्रोलॉग से, दैट इंट्रोड्यूसेस द पिलग्रिम्स, जिसमें सबसे पहले तो जो हमारे तीर्थयात्री हैं उनका एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सेट्स द फ्रेमवर्क फॉर द टेल्स, और एक फ्रेमवर्क पेश किया जाता है कि जो कहानियाँ आगे आने वाली हैं वो कैसी होंगी।
थीम्स इंक्लूड सोशल सटायर, जो कहानियाँ आपको जो 24 कहानियाँ इसमें शामिल हैं उसमें सोशल सटायर सामाजिक व्यंग है, ह्यूमन नेचर के ऊपर कुछ कहानियाँ हैं, प्यार पर हैं, करप्शन पर है और मोरालिटी पर है, नैतिकता पर है। ठीक है। लैंग्वेज एंड स्टाइल रिटन इन मिडिल इंग्लिश, इसे मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। द कैंटरबरी टेल्स इज नोटेबल फॉर इट्स यूज ऑफ द आयम्बिक पेंटामीटर। कैंटरबरी टेल्स जानी जाती है कि इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया गया था और राइमिंग कपलेट्स का इस्तेमाल किया गया था, यानी दोहों का इस्तेमाल किया गया था, राइम करते हुए दोहे। चौसर्स कैरेक्टराइजेशन, चौसर का कैरेक्टराइजेशन जो उन्होंने किरदार इसमें बनाए हैं, उनका जो ह्यूमर है बहुत अच्छा ह्यूमर है भाई। कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है लिटरली। एंड द यूज़ ऑफ आयरनी, और जिस तरह से विडम्बनाओं का इस्तेमाल, आयरनी का इस्तेमाल करते हैं, आ की एलिमेंट्स, ये कुछ की एलिमेंट्स हैं दैट मेक द टेल्स एंड्योरिंग पॉपुलर, जो इन कहानियों को बहुत पॉपुलर बनाता है। ठीक है। इसके अलावा जॉफ्री चौसर ने लिखा ट्रायलस एंड क्रेसाइडे करके एक रचना। भैया ट्रायलस एंड क्रेसिडा आपने विलियम शेक्सपियर का एक प्ले भी पढ़ा हुआ है ना, ट्रायलस एंड क्रेसिडा करके। नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो है, देख लीजिए। ट्रायलस एंड क्रेसिडा बाय ऑरेटर इंस्टीट्यूट करके सर्च करिए, आ जाएगी वीडियो, देख लीजिएगा। प्लॉट क्या है? अ ट्रैजिक लव स्टोरी सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर। ये एक ट्रैजिक लव स्टोरी है जो ट्रोजन वॉर पर सेट है। एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रायलस, इसमें एक रिश्ते को एक्सप्लोर किया जा रहा है ट्रायलस के बीच में, जो कि एक ट्रोजन प्रिंस है, और क्रेसाइडे नाम की एक महिला के बीच में। द नरेटिव इज नोटेबल फॉर इट्स डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट। ये कहानी बहुत फेमस है क्योंकि इसमें एक साइकोलॉजिकल इंसाइट है और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। अब इस कहानी का लिटरली सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक, कंसीडर्ड वन ऑफ चॉसर्स ग्रेटेस्ट वर्क्स। ट्रायलस एंड क्रेसाइडे को जॉफ्री चौसर के सबसे महानतम रचनाओं में से एक माना जाता है। इट शोकेसेस हिज मास्टरी ऑफ नरेटिव वर्स। ये दिखाती है रचना कि इनके पास इनको मास्टरी हासिल है नरेटिव वर्स पर और कैरेक्टर डेवलपमेंट की। ठीक है। बहुत अच्छी कहानी, आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं शेक्सपियर की, उसी से क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपको। जो दूसरी कुछ नोटेबल रचनाएं हैं इनकी, एक तो द बुक ऑफ द डचेस करके है। ये एक एलेजी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है यूजीसी नेट का। ब्लांच ऑफ लेंसेस्टर, ये एक एलेजी है ब्लांच ऑफ लेंसेस्टर के लिए। एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लव, इसमें प्यार की थीम को एक्सप्लोर किया जा रहा है और लॉस को एक्सप्लोर किया जा रहा है थ्रू अ ड्रीम विजन नरेटिव। एक ड्रीम विजन नरेटिव से सपना देख रहे हैं, ठीक है, उसके ज़रिए एक एलेजी लिखी है। तो इसके पीछे की एक बहुत अच्छी कहानी है एक्चुअली ब्लांच ऑफ लेंसेस्टर के पीछे। तो इनके जो हस्बैंड थे ब्लांच ऑफ लेंसेस्टर के, उन्होंने कहा था जॉफ्री चौसर से कि मेरी बीवी मर गई है, उसके लिए कोई एलेजी लिखिए, तब उन्होंने ये एलेजी लिखी थी। ठीक है। और बहुत ही प्यारी एलेजी है, बहुत अच्छी कहानी है, द बुक ऑफ द डचेस। इसके अलावा द हाउस ऑफ फेम लिखा था, ये एक अनफिनिश्ड ड्रीम विजन था। तो चौसर ना पता किस तरह से कविताएं लिखते थे कि कविता के अंदर सपना देखते थे। ठीक है। तो उसे ड्रीम विजन पोएम्स कहते हैं इनकी। तो ये एक अनफिनिश्ड ड्रीम विजन है दैट सैटिराइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेम। इसमें जो प्रसिद्धि का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है, एंड द पोएट्स प्लेस इन सोसाइटी, और कटाक्ष किया गया है कि समाज में कवियों की क्या जगह है। इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, अब इसकी ये तो स्पेलिंग मिडिल इंग्लिश स्पेलिंग है, देखो ये फ़र्क है मिडिल इंग्लिश। अब आपके मन में ये सवाल उठने चाहिए थे जब हम कल आपको पढ़ा रहे थे कि सर ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में और भी जो मॉडर्न इंग्लिश आप और मैं पढ़ रहे हैं बैठकर, क्या फ़र्क हैं? तो बहुत सारे फ़र्क हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है और वाउल्स के साउंड्स अलग हैं, ठीक है, और स्पेलिंग अलग हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट की स्पेलिंग देखिए, अभी जो हम मॉडर्न इंग्लिश में पार्लियामेंट की स्पेलिंग लिख रहे हैं वो है PARLIAMENT, यहाँ पर है PRLEMENT, और ये फाउल्स है FOWELS। ठीक है, मुर्गे। ठीक है, फाउल्स मुर्गों को बोलते हैं या पक्षियों को बोलते हैं इन जनरल, जो उसी स्पीसीज़ के पक्षी होते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स यानी मुर्गों की एक संसद इन्होंने लिखा। ये भी एक ड्रीम विजन पोएम है। रिफ्लेक्टिंग ऑन थीम्स ऑफ लव एंड मैरिज, ये
थीम्स ऑफ लव एंड मैरिज पर लिखी गई है थ्रू अ डिबेट अमंग बर्ड्स। बर्ड्स के बीच में डिबेट दिखाई है, इसमें पक्षियों के बीच में एक डिबेट दिखाई है। ठीक है, मुर्गा मुर्गी की कहानी है बहुत प्यारी। ठीक है, इसमें मुर्गा जो है वो बेवफाई कर देता है। ठीक है, इसके अलावा एक इन्होंने लिखा था द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। ये सीरीज ऑफ टेल्स थी, ये कहानियों की एक सीरीज थी अबाउट वर्चुअस वुमेन हिस्ट्री। बहुत अच्छी बुक है ये। तो अभी जो हमने कैंटरबरी टेल्स के बारे में पढ़ा, तो कैंटरबरी टेल्स में कई कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को बहुत ही निगेटिव लाइट में दिखाया है हमारे जॉफ्री चौसर ने। और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में भी महिलाओं को नेगेटिव लाइट्स में दिखाया गया है, मतलब जो मुर्गी है वो महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। तो द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में बहुत दिन हो गए, बहुत दिन पहले पढ़ा था हमने ये। तो पत्नी कौन आता है सपने में, कोई देवी आती है, शायद वीनस आती है, पता नहीं कौन आता है, आई डोंट रिमेंबर अभी तो, लेकिन कोई सपने में आता है। ठीक है, और वो कहता है कि भाई तुमने महिलाओं के बारे में इतनी गलत बातें लिखी हैं, कुछ अच्छी बातें भी करो। ठीक है, कुछ अच्छा भी लिखो। तो उसी चक्कर में जो हमारे राइटर हैं जॉफ्री चौसर, वो कुछ महिलाओं की लिस्ट निकालते हैं इतिहास में जो अच्छी रही हैं, जो लॉयल रही हैं। ठीक है, जो अपनी वफा के लिए जानी जाती हैं, जो अपने प्यार के लिए जानी जाती हैं। तो इसमें वो कई महिलाओं का जिक्र करते हैं जिन्होंने प्यार के लिए बहुत कुछ सहा है। तो वो अलग अलग वर्चुअस वुमेन जो रही हैं हिस्ट्री में, उनकी कहानियों को, या माइथोलॉजी में जो अलग अलग महिलाएं रही हैं उनकी कहानियों को लिखते हैं। फ्रेम्ड बाय अ प्रोलॉग, इसमें सबसे पहले एक प्रोलॉग आती है, वेयर चौसर एड्रेसेस अ थीम ऑफ ट्रू लव, जहाँ पर चौसर ट्रू लव की थीम को एड्रेस करते हैं। गुड इवनिंग लता। अब चौसर का लिटरेरी इन्फ्लुएंस और उनकी लेगेसी ये हम पढ़ेंगे। लैंग्वेज एंड स्टाइल, सबसे पहले चौसर यूज ऑफ द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, इसका जिक्र हमने कल किया था आपसे। चौसर ने जो वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश। इससे मिडिल इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ एज द स्टैंडर्ड फॉर लिटरेरी वर्क्स, और वो स्टैंडर्ड बन गई किसी भी लिटरेरी वर्क्स के लिए। सारी साहित्यिक रचनाएं अब उसी डायलेक्ट में लिखी जाने लगी। हिज यूज ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, जिस तरह से जॉफ्री चौसर आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड फ्यूचर इंग्लिश पोएट्स, उसने भविष्य के अंग्रेजी कवियों को इन्फ्लुएंस किया। इस्टेब्लिशिंग अ रिदमिक स्ट्रक्चर, इन्होंने ही किसी कविता का एक रिदमिक स्ट्रक्चर बनाया था, दैट बिकेम अ स्टेपल इन इंग्लिश पोएट्री, जो कि स्टेपल बना इंग्लिश पोएट्री में, जिसका इस्तेमाल सबने किया फिर बाद में। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा चौसर का। चौसर वर्क्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लैंड। चौसर की रचनाओं ने वैल्यूएबल इंसाइट्स दी हैं हमें कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन कैसा था 14वीं शताब्दी के इंग्लैंड का। हिज पोर्ट्रेयल ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस ऑफ लाइफ, भाई अलग अलग क्लासेस के अलग अलग कैरेक्टर्स लिखते थे। कोई गरीब दिखा रहा है, कभी कोई मर्चेंट दिखा रहा है, कभी कोई काउंट दिखा रहा है अपनी कहानी में, कभी कोई ड्यूक दिखा रहा है। ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द मिडिवल सोसाइटी, हमें कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है मध्यकालीन सोसाइटी का। इंड्योरिंग लेगेसी, चौसर्स इनोवेटिव यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, चौसर ने जिस तरह से इनोवेटिव इस्तेमाल किया अंग्रेजी भाषा का, कंबाइंड विद हिज कीन ऑब्जर्वेशंस, और जिस तरह से कीन ऑब्जर्वेशन करते थे ये, और स्टोरी टेलिंग जो प्रोवेस, जो प्रोवेस है ना, इनकी प्रोवेस ताकत को बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है भाई। ठीक है, तो उसका एक नमूना शायद मैं आपको अभी दूं। हैज अर्नड हिम अ लास्टिंग प्लेस इन द कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनका ना खत्म होने वाली जगह है इंग्लिश लिटरेचर के कैनन में, इसी वजह से जॉफ्री चौसर का। कुछ और नोटेबल राइटर्स जो हमें उस दौर में मिले एज ऑफ चौसर में, एक तो विलियम लैंगलैंड थे। आई वांटेड कि मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊँ विलियम लैंगलैंड को, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, बहुत लेंदी हो जाता सब कुछ। तो विलियम लैंगलैंड, तो पायर्स प्लोमन करके इनकी एक रचना है, उसी के लिए फेमस है, नाम याद रखिएगा इस रचना का इनके। एन एलिगोरिकल नरेटिव पोयम, ये एक एलिगोरिकल नरेटिव पोयम है दैट क्रिटिक्स द करप्शन ऑफ द चर्च एंड सोसाइटी। इसमें क्रिटिसाइज किया गया है सोसाइटी और चर्च के करप्शन को, एम्फेसाइजिंग द प्लाइट ऑफ द पुअर,
और इसमें गरीबों की जो प्लाइट है, पीड़ा है, उसको दिखाया गया है। इसके अलावा जॉन गोवर हैं भैया। जॉन गोवर फेमस है कन्फेशो एमेंटिस के लिए। कन्फेशो एमेंटिस भैया कौन बताएगा, खास तौर से वो स्टूडेंट तो ज़रूर बताएं जो हमसे टीजीटी पढ़े हैं बैच में। कन्फेशो एमेंटिस विलियम शेक्सपियर के किस प्ले का सोर्स है? 30 सेकंड है आपके पास बताने के लिए, इतना हम इसे पढ़ रहे हैं। ये एक लेंदी पोएम थी रिटन इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखी गई थी, दैट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव एंड मोरालिटी। इसमें प्यार और मोरालिटी की थीम को एक्सप्लोर किया गया है थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टोरीज, कई सीरीज ऑफ स्टोरीज से, ठीक, कई कहानियां हैं कन्फेशो एमेंटिस में। इसके अलावा एक और आदमी हमारे सामने आया, द पर्ल पोएट। ये कोई नाम नहीं है, हमें इस आदमी का नाम नहीं पता, बस हम इसे पर्ल पोएट कहते हैं। कौन था यह आदमी, क्या इसका नाम था? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, ठीक है, और हर, क्या पता हर हो, ठीक है। पर्ल, सगवीन एंड द ग्रीन नाइट, पेशेंस, ठीक है, और क्लीननेस, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। पर्ल, ये भी इनकी एक पोयम है। सगवीन, ग्रीन नाइट इनकी एक पोयम है, ठीक है। पेशेंस है और क्लीननेस है। दिस एनोनिमस पोएट, ये बेनाम कवि, इज नोन फॉर इंट्रिकेट एलिटरेटिव वर्स, ये जाना जाता है अपने इंट्रिकेट एलिटरेटिव वर्सेस के लिए और कॉम्प्लेक्स नरेटिव्स के लिए, ठीक है जी, बिल्कुल। किंग ऑफ टायरे, पेरिक्लीज, बिल्कुल सही बात। तो कन्फेशो एमेंटिस की बुक 8 जो है वो विलियम शेक्सपियर ने एज अ सोर्स इस्तेमाल की थी पेरिक्लीज के लिए, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने जो अपना स्पीकर नरेटर बनाया था वो जॉन गोवर नाम दिया था विलियम शेक्सपियर ने उसे। तो विलियम शेक्सपियर तो लगभग 200 साल पहले पैदा हुए थे, मर भी गए, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इनके रचना को एज अ सोर्स यूज़ किया, और स्टेज के ऊपर जब नरेटर आता था तो उसका नाम जॉन गोवर पुकारा जाता था, ठीक है। वो उनका श्रद्धांजलि देने का एक तरीका था शेक्सपियर का, ठीक है। तो हमारा प्री चॉसरियन और एज ऑफ चॉसर जो हमारे कोर्स में है वो कंप्लीट होता है। अभी जो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल में जो हमारा काव्य लिखा गया, यानी अब हमने 1340 से 1400 तक का पढ़ लिया है, ठीक है, पोइट्री को। अभी हम 1400 से 1550, उन 150 सालों में, जिसे एज ऑफ रिवाइवल कहते हैं, उन 150 सालों में कौन सी कविताएं लिखी गई, ठीक है, वो हम आपको पढ़ाएंगे मंडे से। नोट्स तैयार नहीं है भैया, ठीक है, तो वरना आज से ही शुरू कर देते, नोट्स नहीं बने। अभी यही नोट्स बनाए थे, क्योंकि 3-4 दिन से हम DSSB TGT के नोट्स बनाने में लगे हुए थे दिन रात। वो नोट्स अभी कंप्लीट हुए हैं 2:30 बजे के आसपास दोपहर में, तो हम उस काम से फ्री हो गए। अब अगले 3 दिन लेक्चर नंबर 2 पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल, इसके नोट्स बनाएंगे आपके लिए, और फिर मंडे से आपको इसको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, माइक लगा हुआ है भैया। वॉइस प्रॉब्लम है क्या सबको, आप लोगों को? प्लीज़ आप लोग बताइए कि आवाज़ का कोई इशू है क्या। तो हम मंडे को पढ़ेंगे पोएट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल करके 1400 से 1550 के बीच में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, अब तक जो आपको पढ़ाया गया है। मंडे 4 से 5 आपसे मिलेंगे हम नए लेक्चर के साथ। और अब टेस्ट है आपका नेक्स्ट वीक यूनिट 1 का, कब लें इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी रुक जाइए और डिस्कस करके जाइएगा। तो बताइए कब लें आपका टेस्ट। अब हम सोच रहे हैं कि आपका टेस्ट जो है नेक्स्ट थर्सडे ले लें, या आप मंडे देना चाहते हैं, कैसे करेंगे बताइए। हाँ, ये वाली PDF मैं अभी भेज दूंगा आपको ग्रुप में, डोंट वरी। आप अभी भेज देते हैं, लाइव ही भेज देते हैं जब आप हैं। अभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप बताइए टेस्ट कब देना चाह रहे हैं आप लोग, और किस टाइम देना चाह रहे हैं। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली।
चलिए, नोट्स हमने भेज दिए ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स आ गए हैं, वहाँ से आप इस PDF को कलेक्ट कर लीजिए जो हमने अभी कंप्लीट किया है। 4 से 5 ही, ओके। अगर 4 से 5 आपको टेस्ट देना है तो इसका मतलब उस दिन हम आपके सामने लाइव नहीं आएंगे। तो अब ऐसा कर लेते हैं, वेडनेसडे करते हैं टेस्ट। तो वेडनेसडे आपका टेस्ट है और 4 से 5 ही होगा टेस्ट, उसी दौरान हो सकता है सिर्फ आपका टेस्ट। तो अगर आप 5 के बाद आएंगे तो आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वो ऐप से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम बाउंड टेस्ट है, तो 4 बजे तैयार रहिएगा आप लोग टेस्ट देने के लिए, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किसका कितना स्कोर है। PDF सोनू सोनी आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है UGC नेट फ्री बैच ऑडिटर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है ग्रुप का, और करुणा बार बार लिंक भेज भी रही हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का आप चैट में देख सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग कॉमेडी, ठीक है। तो वेडनेसडे फिक्स है 4 से 5 आपका टेस्ट यूनिट 1 का, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट आप ऑडिटर इंस्टीट्यूट के ऐप पर ही दे पाएंगे सिर्फ, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे होगा, कहाँ मिलेगा, वो आपको हम समझा देंगे, ठीक है। या अभी समझा देते हैं, आज टाइम है। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे अपने मोबाइल से, नाम उसमें ज़रा सही लिखिएगा अपना, जो भी आपका नाम है, ठीक है। 4 बजे जो है ये स्क्रीन है आपके ऐप की, लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर 3 डॉट बने होंगे, उस पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आता है फ्री टेस्ट का। फ्री टेस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर कहीं पर टेस्ट दिखेगा आपको, बस उस पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि करुणा बता रही हैं, 100 क्वेश्चंस हैं उसमें टेस्ट में, और सब ड्रामा से ही होंगे, यूनिट 1 से ही होंगे सारे क्वेश्चंस जो हमने आपको पढ़ाया है वही। सो लेट्स सी कि कितने स्कोर आता है उसमें। जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनका नाम हम लेंगे भाई लाइव क्लास में, उनको शॉर्ट आउट देंगे। चलिए, तो अब हम आपसे मिलते हैं मंडे, पढ़ते रहिए। इसके अलावा DSSB TGT का बैच हम बना रहे हैं, अभी बैठ के तय कर रहे हैं कौन सी डेट से बन रहा है। तो अगर कोई आपका दोस्त DSSB TGT की तैयारी कर रहा है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं कि सर के पास चले जाइए। वन नहीं, एक्चुअली 1.5, 4 से 5.5 टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का टेस्ट है। बुक किस चीज़ की सोनू? अगर आप UGC नेट की बुक की बात कर रही हैं तो कोई भी ले लीजिए। बुक तो मतलब बुक तो बुक है। बुक तो जाइए दुकान पर, कंटेंट देखिए कि कौन सी बुक में क्या कंटेंट है, यूनिट वाइज पढ़ना है तो यूनिट वाइज वाली बुक देखिए कितना कंटेंट दे रखा है। अरिहंत प्रकाशन की आती है कैंटी UGC करके पेपर 2 के लिए, अच्छी बुक है, उससे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये BPSC की नॉलेज नहीं है भाई, मैंने भी ना तो मुझे BPSC का सिलेबस पता है, ठीक है, ना हमने कभी उसका बैच पढ़ाया है, और ना उसके कभी बुक्स हमारे ऑफिस तक कोई लेके आया है, ठीक है। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आपको एडवाइस कर सकूँ इसके लिए। कोई और टीचर अगर BPSC के लिए पढ़ा रहा है तो आप प्लीज़ उससे पूछे कि BPSC के लिए कौन सी बुक्स हो सकती हैं बेहतर, और कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं BPSC की। टेस्ट की प्रिपरेशन वीडियोस देखकर भी करनी है और PDF से भी करनी है, और जो हमने आपको वीडियोस में पढ़ाया है या PDF में प्रोवाइड कराया है उसके अलावा भी क्वेश्चन है उसमें, ऐसा नहीं जो हमने पढ़ाया सिर्फ हम वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं।
हम यूनिट 1 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो हम ये भी उस दिन चेक करेंगे टेस्ट में कि आप अलग से सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। हाँ 1.5 आवर्स का टेस्ट है। अब बस ऐप पर वो 4 से 5 के बीच ही दिखेगा आपको, तो इसलिए आप टाइम पर रहें, उसे अटैम्प्ट करना शुरू करें। चलिए, और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? आज टाइम है अगर आपको कुछ पूछना है तो, एग्ज़ाम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। नहीं, यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ईवा, तो इसलिए हमारे टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यस हैरी, पीवाईक्यू होगा क्या टेस्ट? जी, लगभग 90% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बल्कि शायद मैंने 90 भी कम बोला है। 95% के आसपास जो क्वेश्चंस हैं टेस्ट में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ड्रामा से आए हैं एग्ज़ाम में, यूनिट 1 से आए हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़कर आएंगे टेस्ट में तो शायद आपको बहुत अच्छा टेस्ट जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी तरफ से इंक्लूड किए हैं बनाकर, जो हमने आपको पढ़ाया है। गुड इवनिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। नहीं इंग्लिश स्टडी, ये यूजीसी नेट की क्लास है, यूजीसी नेट का फ्री बैच है ये, जो पिछले 14 दिनों से चल रहा है। आज इसकी 15th क्लास थी। हाँ, एकदम सही जगह निशाना लगाया आपका हैरी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आप अपनी सारी प्रीवियस क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में कंप्लीट कर लीजिएगा डे 1 से, और अब मंडे नेक्स्ट क्लास है डे 16, तो मंडे तक कर लीजिए कंप्लीट सारी क्लासेस। इंग्लिश स्टडी आपके लिए भी है ये, और प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, फ्री क्लासेस फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियोस हैं हमारी डे वाइज, तो कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, रिपीट करिए, नोट्स बनाइए और दीजिए दिसंबर वाला यूजीसी नेट आप लोग। चलिए, आई थिंक अभी हो गया, कोई सवाल है नहीं किसी का, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। ठीक है, टेस्ट डेट जो है वो है वेडनेसडे, जो अपकमिंग वेडनेसडे है, और टाइम है 4 बजे से 5:30। 4 बजे टेस्ट है आप लोगों का, 5:30 तक 1.5 घंटे का टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस आएंगे। पीडीएफ सोनू, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। यूजीसी नेट फ्री बैच ऑरिटन इंस्टीट्यूट कर एक टेलीग्राम ग्रुप है। आपको अगर नॉलेज नहीं है टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर हम आपकी मदद कर देंगे कि कैसे उसे ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।